हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द विचर के 4th एपिसोड ऑफ बैंकेट्स, बास्टर्ड एंड बरियल्स को। फ्रेंड्स, इस सीरीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द विचर में लीड कैरेक्टर येनिफर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस आन्या चलौत्रा इंडियन डिसेंट की हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आन्या की कास्टिंग द विचर सीरीज में सबसे पहले हुई। इनफैक्ट सीरीज के लीड हेनरिक कैविल से भी बहुत पहले। आन्या का द विचर सीरीज में येनिफर का रोल प्ले करना तय था। है ना ये बात इंटरेस्टिंग? इसी फैक्ट के साथ लेट्स बिगिन विद आवर एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कैरेक्टर्स की टाइमलाइन को समझ लेते हैं, जिसमें सीरी अभी भी प्रेजेंट में है और गेराल्ड की टाइमलाइन सीरी की टाइमलाइन से 20 साल पहले है। यहाँ येनिफर की टाइमलाइन और गेराल्ड की टाइमलाइन सेम है, जो सीरी की टाइमलाइन से 20 साल पहले है। सो गेराल्ड और येनिफर सेम टाइमलाइन में हैं। कहानी की शुरुआत में हम सीरी को ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट में एंटर करते हुए देखते हैं। ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट को इंसानों के बीच फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये एक एशियन फॉरेस्ट है जहाँ फीमेल्स ही होती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को ड्रायार्ड्स कहा जाता है। इनके पास मैजिकल पावर होती हैं और ये नेचर की पूजा करते हैं। यहाँ का पानी ह्यूमंस को भी ड्रायार्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। सीरी को याद नहीं कि वो इस जंगल में कैसे पहुंची, एज हम पिछले एपिसोड में देख पाते हैं कि उसे कोई मैजिकल पावर इस जंगल में बुलाती है, जिसकी वजह से वो बेसुध होकर यहाँ चली आती है। यहाँ उसकी मुलाकात ड्रायार्ड्स की क्वीन एथनी से होती है, जो सीरी से उसका नाम पूछती हैं। तो सीरी उन्हें अपना नाम फियोना बताती है। इसके बाद क्वीन एथनी सीरी को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट हम गेराल्ड की टाइमलाइन में आते हैं, जहां एक बार में एक आदमी आता है जो सबको बताता है कि किस तरह से सेल्कीमोर नाम के मॉन्स्टर ने व्हाइट वुल्फ यानी गेराल्ड ऑफ रिविया को खा लिया। यहीं जेस्कियर भी बैठा होता है, जो अपने सॉन्ग्स के लिए नोट्स लिख रहा होता है। जेस्कियर को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि गेराल्ड को कोई मॉन्स्टर मार सकता है, इसलिए वो बड़े आराम से अपने गानों पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ गेराल्ड आता है, जो उस मॉन्स्टर के खून में सना होता है। उसमें से स्मेल आ रही होती है और सब लोग दूर खड़े हो जाते हैं। तब जेस्कियर उठकर गेराल्ड के पास आता है और कहता है कि मेरे गानों की वजह से तुम पॉपुलर हो रहे हो और तुम्हें मॉन्स्टर मारने के अच्छे खासे कॉइन्स भी मिलते हैं। देखा जाए तो तुम्हें अपनी कमाई से 10% तो मुझे दे ही देना चाहिए, मगर मुझे वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद गेराल्ड अपने आप को क्लीन करने के लिए बाथरूम में जाता है, जहां जेस्कियर भी पहुंच जाता है और गेराल्ड से विनती करता है कि वो उसके साथ एक पार्टी में चले। जेस्कियर कहता है कि क्वीन कलांथे की बेटी का स्वयंवर है और वो उसमें जाना चाहता है, मगर वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसका बहुत सी रॉयल लेडीज के साथ अफेयर रहा है और स्वयंवर में उन औरतों के हस्बैंड्स होंगे जो जेस्कियर को मार सकते हैं। इसलिए जेस्कियर चाहता है कि गेराल्ड वहां उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ चले। गेराल्ड ना चाहते हुए भी जेस्कियर के साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद जेस्कियर गेराल्ड से पूछता है कि जब विचर्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनका क्या होता है। गेराल्ड बताता है कि विचर्स मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं और वो खुद के लिए भी यही चाहता है। नेक्स्ट हम प्रिंसेस पवेटा की स्वयंवर की पार्टी में जाते हैं, जहां गेराल्ड और जेस्कियर होते हैं। गेराल्ड यहाँ अपने लुक से बहुत अलग दिख रहा होता है। जेस्कियर ने उसके लिए कपड़े बनवाए होते हैं ताकि पार्टी में लोग विचर को ना पहचाने, बट ऐसा होता नहीं है। पार्टी में गेराल्ड को माउजेक पहचान लेता है और उसे ग्रीट करते हुए लोगों को गेराल्ड के बारे में बता देता है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट से 20 साल पहले की स्टोरी है, तो यहाँ माउजेक सिंट्रा को सर्व नहीं करते, बल्कि वो स्केलेंटन रियासत के राजा के एडवाइजर हैं। माउजेक गेराल्ड को ये भी बताते हैं कि ये स्वयंवर दिखावे का है, क्योंकि क्वीन कलांथे पहले ही तय कर चुकी हैं कि उनकी बेटी यानी प्रिंसेस पवेटा, जो आगे चलकर सीरी की माँ बनेगी, उनकी शादी किससे होगी। हम यहाँ ईस्ट को भी देखते हैं। फिलहाल उनकी क्वीन कलांथे से शादी नहीं हुई है, बल्कि उनके भतीजे क्रैचन क्रैग का रिश्ता प्रिंसेस पवेटा से तय हुआ है। इसके बाद हम जेस्कियर को देखते हैं, जिसे एक आदमी धमकाते हुए कहता है कि जेस्कियर का उसकी वाइफ के साथ अफेयर है। उसने उन दोनों को साथ में देखा है। वो आदमी जेस्कियर को पीटने ही वाला होता है कि गेराल्ड उसे बचाने आता है और उस आदमी को कहता है कि जेस्कियर का किसी के साथ अफेयर नहीं हो सकता,
क्योंकि वो एक यूनिक है, जिस पर उस आदमी को जेस्कियर पर दया आ जाती है और वो उसे एक कॉइन भी दे देता है। जेस्कियर को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, बट वो खुश है क्योंकि उसकी पिटाई होने से बच गई। हम गेराल्ट को यहाँ काफ़ी अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो जेस्कियर को कहता है कि वो आज पार्टी में बहुत पीने वाला है। इसके बाद क्वीन कलांथे पार्टी में आती हैं, जो किसी युद्ध से वहाँ आई होती हैं और एक वॉरियर की पोशाक में होती हैं। वो सबका स्वागत करती हैं। इसके बाद वो पवित्रा के पास जाती हैं, जो उदास है। वो पवित्रा को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे पिता से शादी की थी? तुम्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे और खुशी जाहिर करनी होगी। इसके बाद हम ब्रोकेलॉन के जंगलों में सीरी को देखते हैं, जिसके साथ डारा भी होता है। लास्ट एपिसोड में डारा को तीर लग गया था, तो वो घायल है और ड्रायर्ड्स उसकी चोटों पर मरहम लगा रहे हैं, जिससे वो ठीक हो सके। इसके बाद इस जंगल की क्वीन एथनी इन दोनों को कहती हैं कि अब तुम्हें इस जंगल का पानी पीना होगा ताकि तुम सब सच बता सको, और अगर तुम्हारे अंदर इस जंगल को लेके कोई भी पाप होगा तो तुम मर जाओगे, और अगर तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हें इसके बाद इस जंगल में रहने की इजाज़त होगी। इस पानी को पीने से तुम धीरे धीरे अपना पास्ट भूल जाओगे और बीता कोई गम भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। एज पर द बुक्स, ड्रायर्ड्स सिर्फ फीमेल होती हैं और इस जंगल में भी फीमेल्स ही रहती हैं, बट डारा तो एक लड़का है, तो वो यहाँ कैसे रहेगा ये क्लियरली नहीं बताया गया। मे बी सीरीज़ के मेकर्स ने स्टोरी में कुछ चेंजेस किए हों, जिसका मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट हमें सेंट्रा गेराल्ट के पास ले जाया जाता है, जो कोने में खड़ा ड्रिंक्स और पार्टी एंजॉय कर रहा है कि तभी पार्टी में दो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। दोनों का ही कहना है कि उन्होंने मैंटिकोर नाम के एक मॉन्स्टर को मारा है। ये दोनों मैंटिकोर का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं और एक दूसरे को झूठा बताकर झगड़ने लगते हैं। इसके बाद क्वीन कलांथे गेराल्ट से पूछती है कि क्या वो बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, तो गेराल्ट कहता है कि कोई भी नहीं, जिसे सुन वो दोनों आदमी गेराल्ट को बुरा भला बोलना शुरू हो जाते हैं। गेराल्ट को गुस्सा तो आता है, बट वो कोई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है कि शायद ये मैंटिकोर की किसी सब स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। इसके बाद क्वीन कलांथे गेराल्ट से पूछती हैं क्या वाकई उसने एल्व्स को मारा है, जिस पर वो इनकार करते हुए कहता है कि असल में एल्व्स ने ही उसे पकड़ लिया था और बाद में छोड़ दिया। एक्चुअली जेस्कियर ने गेराल्ट के एल्व्स से एनकाउंटर के बाद जो गाना बनाया था, उसमें लिखा था कि विचर ने एल्व्स को मारा, जो कि गलत था। अब जेस्कियर के गाने फेमस हो रहे हैं, तो गेराल्ट के बारे में सब वही जानते हैं जो जेस्कियर के गानों में होता है। क्वीन कलांथे गेराल्ट की ऑनेस्टी से इम्प्रेस होकर कहती है कि यहाँ सब अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने अपने कामों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमसे बात करना इंटरेस्टिंग होगा, तुम मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठो। गेराल्ट ऐसा करना तो नहीं चाहता, उसे तो बस अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करनी थी, बट वो कर ही क्या सकता था। नेक्स्ट हम ब्रोकेलॉन पहुंचते हैं, जहां डारा को पता चलता है कि सीरी एक्चुअल में प्रिंसेस सेरेलिया है, जो क्वीन कलांथे की नातिन है। डारा उसे कहता है कि तुम्हारी नानी ने मेरे पूरे परिवार को मरवा डाला। सीरी को तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो अभी बच्ची ही है। उसे नहीं पता था कि असल में उसकी नानी कैसी थी। अब उसे तो बस सबकी नफरत झेलनी पड़ रही है। डारा सीरी को कहता है कि वो अपना पास भूलना चाहता है और वो मैजिकल पानी पीकर यहीं ब्रोकेलॉन में रहेगा, बट सीरी कहती है कि वो कुछ भूलना नहीं चाहती, उसे तो अपनी नियति को ढूंढना है। यहाँ सीरी गेराल्ट ऑफ रिविया की बात कर रही थी। हम फिर से सिंत्रा आते हैं, जहाँ गेराल्ट क्वीन कलांथे के साथ बैठा होता है, जहाँ कलांथे गेराल्ट को कहती हैं कि हो सकता है यहाँ कुछ लोग आए और प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर वो आते हैं तो तुम उन्हें मार डालना। मैं खुद ऐसा कर देती, मगर मुझे न्याय का साथ रहना ही पड़ता है। गेराल्ट ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। इसके बाद हम निल्फगार्ड के लॉर्ड पेरेग्राइन को देखते हैं, जो प्रिंसेस पविटा का हाथ मांगते हैं। स्वयंवर में मौजूद बाकी फैमिली उनका मजाक उड़ाती है। खुद क्वीन कलांथे उनको इस रिश्ते से इनकार कर देती है। इसके बाद हमें येनिफर को दिखाया जाता है, जिसकी ज़िंदगी के 30 साल बीत चुकी हैं और वो गेराल्ट की टाइमलाइन में ही है। येनिफर दिखने में जवान ही है, क्योंकि जादूगरनियाँ बूढ़ी नहीं होती, वो जैसा चाहे वैसा रूप ले सकती हैं। वो क्वीन कैलिस के साथ सफ़र कर रही है और सोच रही होती है कि उसकी ज़िंदगी कितनी अजीब हो गई है।
उसने सोचा था कि किसी राजा की जादूगरनी बनकर वो अपने लिए नाम कमाएगी, पर यहाँ तो वो पिछले 30 सालों से अलग अलग राज्यों की पॉलिटिक्स को ही सुलझाती रहती है। आगे बताया जाता है कि क्वीन कैलिस ने अब तक सिर्फ लड़कियों को ही जन्म दिया है। उन्होंने अपने राज्य के लिए किसी लड़के को जन्म नहीं दिया। वो येनिफर को कहती है कि तुम जैसी हो, लोग तुम्हें वैसे ही इज्जत देते हैं, स्वीकार करते हैं। मुझे देखो, मुझे इस राज्य में इज्जत तब मिलेगी जब मैं एक बेटे को जन्म दूंगी। वो इस बात से उदास है कि उनसे सब एक लड़के को जन्म देने की ही उम्मीद रखते हैं, इसके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं। येनिफर क्वीन कैलिस के साथ उनकी सेफ्टी के लिए सफ़र कर रही होती है और इसके बाद वो वापस एड्रिन चली जाएगी, जहाँ की राजा को वो सर्व करती है। इसके बाद उनके काफिले पे अटैक हो जाता है। येनिफर और क्वीन कैलिस अपनी बग्गी से बाहर आती हैं तो वहाँ सब मारे जा चुके हैं। उन्हें बाहर एक जादूगर दिखता है जिसके पास कॉशनी नाम का एक क्रीचर होता है। वो जादूगर क्वीन कैलिस और उनकी बच्ची को मारना चाहता है। येनिफर वहीं अपने जादू से एक पोर्टल बनाती है और क्वीन कैलिस और उनकी बच्ची को बचाती है। वो लोग एक डेजर्ट में पहुंचते हैं जहां येनिफर समझ जाती है कि क्वीन कैलिस का पति ही उनको मारना चाहता है, क्योंकि क्वीन कैलिस ने एक बेटा पैदा नहीं किया होता। इसके बाद वो ये बात क्वीन कैलिस को बताती है। तभी वहाँ वही जादूगर उनका पीछा करते हुए आ जाता है। येनिफर फिर से एक पोर्टल बनाती है और उन्हें लेकर दूसरी जगह पहुंचती है। येनिफर को लगता है कि इन्हें किसी तरह ट्रैक किया जा रहा है, तो वो क्वीन कैलिस की तलाशी लेती है और उनसे पूछती है कि क्या राजा ने तुम्हें कोई तोहफा दिया था, हो सकता है उसमें ट्रैकर हो। जिसके बाद हम फिर से उस जादूगर को देखते हैं जो इनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। येनिफर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस क्रीचर को रोकती है और एक और पोर्टल बनाकर क्वीन कैलिस और उसकी बच्ची को बचाती है। इसके बाद क्वीन कैलिस राजा के दिए हुए सारी ज्वेलरी फेंकती है और येनिफर को कहती है कि उसका जादू बेकार है, क्योंकि वो पहले पता नहीं लगा पाई कि उन पर राजा हमला करवाएगा और उसकी जान बचाना उसका काम है और वो ये भी ठीक से नहीं कर पा रही। येनिफर क्वीन कैलिस की तरफ गुस्से से देखती है, जैसे कहना चाहती हो कि एक तो मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही उल्टा सीधा बोल रही हो। इसके बाद वो जादूगर वहां भी पहुंच जाता है। येनिफर इस बार पोर्टल बनाकर खुद वहां से चली जाती है और क्वीन कैलिस और उसकी बच्ची को मरने के लिए वहीं छोड़ देती है। वो क्रीचर क्वीन कैलिस को मार डालता है और जैसे ही वो बच्ची को मारने वाला होता है, वैसे ही येनिफर एक पोर्टल से वहां आती है और बच्ची को उठाकर वहां से दूसरे पोर्टल में ले जाने लगती है। पर वो जादूगर उसकी ओर एक खंजर फेंकता है जो बच्ची को लग जाता है। येनिफर पोर्टल से दूसरी जगह आ तो जाती है पर बच्ची मर जाती है। येनिफर बच्ची को जिंदा करने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। येनिफर बहुत रोती है। फिर वो कहती है कि अच्छा है तुम मर गई, इस बेकार सी दुनिया में कुछ नहीं है जीने के लिए। इसके बाद वो उदास मन से उस बच्ची को वहीं दफना देती है। इसके बाद हम गेराल्ट की टाइमलाइन में आते हैं, जहां क्वीन कैलांथे गेराल्ट से पूछती हैं कि दुनिया में इतने कम विचर्स क्यों बचे हैं, जिस पर गेराल्ट कहता है कि कैर मोरिन के ख़त्म होने के बाद विचर्स की ट्रेनिंग बंद हो गई है, जिसकी वजह से अब उसके जैसे बहुत कम विचर्स ही बचे हैं। कैर मोरिन वो जगह है जहां विचर्स को ट्रेन किया जाता था। कई साल पहले इस जगह पर अटैक हुआ जिसमें यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स को मार डाला गया। इसके बाद इस जगह को बंद कर दिया गया और विचर्स की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। इसके बाद गेराल्ट क्वीन कलांथे से पूछता है कि आप तो रानी हैं, फिर भी आप जंग के मैदान में क्यों जाती हैं, जिस पर कलांथे कहती हैं कि उन्हें ये सब पसंद है, वो सिंट्रा की शेरनी है। इसके बाद हम लॉर्ड अर्चियन ऑफ एर्लेनवाल्ड, जिन्हें डूनी भी कहा जाता है, उनको देखते हैं, जिन्होंने हेलमेट पहन रखा होता है। ये प्रिंसेस पवेटा का हाथ मांगने आए हैं, जिसे देख पवेटा की चेहरा खिल जाता है। ऐसा लगता है कि वो डूनी को पहले से जानती हैं। असल में इनका अफेयर होता है। कलांते उन्हें अपना हेलमेट उतारने को बोलती है, जिस पर ना चाहते हुए भी उन्हें अपना हेलमेट उतारना पड़ता है और हम देख पाते हैं कि उनका चेहरा किसी जानवर जैसा होता है। असल में उन पर भी कोई शाप है। क्वीन कलांथे गेराल्ट को कहती है कि इसे मार डालो। असल में क्वीन कलांथे जिस प्रॉब्लम की बात कर रही थी वो यही है। कलांथे को पता था कि डूनी पवेटा का रिश्ता मांगने ज़रूर आएगा। गेराल्ट डूनी को मारने से मना कर देता है क्योंकि डूनी कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक अभिशापित इंसान है। डूनी क्वीन कलांथे से कहता है कि पवेटा पर मेरा अधिकार है,
लॉ ऑफ सरप्राइज के जरिए वो मेरी है। लॉ ऑफ सरप्राइज यानी आश्चर्य का कानून। इस कानून का इस विचर वर्ड में बहुत महत्व है। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो वो बदले में आश्चर्य का कानून ले सकता है। इसका मतलब है कि जान बचाने वाले इंसान को कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिसका उसे भी पता नहीं होगा जिसकी जान बचाई गई है। मतलब तोहफा देने वाले और तोहफा लेने वाले दोनों को पता नहीं होगा कि तोहफे में है क्या। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई छोटा जानवर या बच्चा भी। इसके बाद क्वीन कलांथे सिपाहियों को आदेश देती है कि वो डूनी को मार डाले। सारे सिपाही तलवार से डूनी पर हमला करते हैं। डूनी सबका सामना अपनी तलवार से करता है। पवेटा डूनी को खतरे में देख चिल्लाती है क्योंकि वो डूनी से प्यार करती है। डूनी अकेला लड़ रहा होता है, तभी वहाँ गेराल्ड भी उसका साथ देने पहुंच जाता है। क्वीन कलांथे ये देखकर गेराल्ड और डूनी दोनों को मारने का हुक्म देती है। एक ज़बरदस्त फाइट सीन हमें यहाँ देखने को मिलता है। बाकी लॉर्ड्स भी इस लड़ाई में क्वीन कलांथे का हुक्म का पालन करने के लिए आते हैं, बट यीस्ट उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये आश्चर्य का कानून है और अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो आपको मेरा भी सामना करना होगा। ईस्ट के भतीजे का रिश्ता पवेटा से तय था, मगर जब ईस्ट को पता लगा कि आश्चर्य के कानून के मुताबिक डूनी का पवेटा पर हक है तो उन्होंने आश्चर्य के कानून को महत्व दिया। डूनी बताता है कि उसे बचपन में शाप दिया गया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। आगे चलकर उसने क्वीन कलांथे के हस्बैंड किंग रोगनर की जान बचाई, जिन्होंने उसे आश्चर्य का कानून एज अ गिफ्ट दिया। तब किंग रोगनर को नहीं पता था कि उनकी पत्नी कलांथे प्रेग्नेंट है। जब क्वीन कलांथे ने पविता को जन्म दिया तो पविता वो तोहफा बन गई जो डूनी को प्रॉमिस हुआ था। डूनी आगे कहता है कि जब उसे पता लगा कि आश्चर्य के कानून के चलते उसे एक बच्ची मिलने वाली है तो उसने उसकी चाह छोड़ दी, मगर एक दिन उसकी अनजाने में पवेटा से मुलाकात हो गई और दोनों को आपस में प्यार हो गया और अब वो पवेटा से शादी करना चाहता है। इसके बाद मौज़ेक बीच में आते हैं और कहते हैं कि हमें नियति को मानना होगा। पवेटा की नियति डूनी ही है और अगर हम नियति को नहीं मानेंगे तो विनाश होता है। कलांथे गेराल्ड की तरफ सलाह के लिए देखती हैं तो गेराल्ड कहता है कि मैं नियति पर विश्वास नहीं करता, पर वादा तो वादा होता है जिसे पूरा करना चाहिए। क्वीन कलांथे कुछ सोचती हैं और डूनी को अपने पास बुलाती हैं और जैसे ही डूनी उनकी तरफ झुकता है वैसे ही वो एक खंजर निकालकर उस पर हमला करने ही वाली होती है कि ये देख पवेटा जोरों से चीखती है। ये चीख इतनी तेज होती है कि यहाँ सब कुछ तहस नहस होने लगता है। लोग दूर जाकर गिरते हैं मानो बवंडर आ गया हो। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे सीरी के चीखने पर होता है। वहीं पवेटा और डूनी हवा में उड़ने लगते हैं। मौज़ेक और गेराल्ड अपने जादू से सब कुछ काबू में करते हैं। इसके बाद डूनी और पवेटा भी वापस जमीन पर आते हैं। क्वीन कलांथे ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं। अब उनके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग हैं। वो पवेटा के पास आकर कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम में भी जादू नहीं है जैसे मुझ में नहीं है, मगर तुम में शक्तियाँ हैं। क्वीन कलांथे की माँ में जादुई शक्तियाँ थीं, पर वो शक्तियाँ क्वीन कलांथे में नहीं आईं। पर अब वो शक्तियाँ उनकी बेटी और नातिन में हैं। इसके बाद वो डूनी और पवेटा के रिश्ते के लिए मान जाती हैं। ये जिस जादुई ताकतों की बात हो रही है वो एल्डर्स ब्लड से आती हैं। इस विचर वर्ड की हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ एक एल्स को जादूगरनी से प्यार हो गया और उनकी जो संतानें थी उनके अंदर जो ब्लड था उसे एल्डर्स ब्लड कहा जाता है। क्वीन कलांथे, पवेटा और सीरी उसी खानदान से बिलोंग करती हैं। इसके बाद यीस्ट सामने आते हैं और क्वीन कलांथे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जिसके लिए क्वीन कलांथे भी तैयार होती हैं। नेक्स्ट डूनी और पवेटा की शादी हो जाती है और डूनी का चेहरा देखते ही देखते बदल जाता है। वो वापस इंसान बन जाता है। पता लगता है कि इन लोगों ने आश्चर्य के कानून को माना, इसलिए डूनी पर जो शाप था वो भी खत्म हो गया। डूनी गेराल्ड को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, बदले में तुम कुछ भी मांग सकते हो, जिस पर गेराल्ड कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, मगर डूनी गेराल्ड को इंसिस्ट करता है, जिस पर गेराल्ड कहता है ठीक है, जो आश्चर्य का कानून तुमने मांगा था वही मुझे भी दे दो। क्वीन कलांथे इस बात से हैरान हो जाती है और गेराल्ड को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ये ही क्यों मांगा, जिस पर गेराल्ड कहता है कि वो इन सब पर विश्वास नहीं करता और ना ही वो वापस सिंट्रा आएगा। तभी पवेटा को वॉमिट होती है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी अनजाने में डूनी ने गेराल्ड को अपना बच्चा तोहफे में दे दिया है।
ना ही डूनी और ना ही गेराल्ड को पता था कि ये होगा और डूनी और पवेटा के बच्चे पर अब गेराल्ड का हक होगा। यही होता है आश्चर्य का कानून का मतलब। आगे चलकर पवेटा सीरी को जन्म देगी जिस पर गेराल्ड का हक होगा और यही होती है गेराल्ड और सीरी की नियति। गेराल्ड वहां से जाने लगता है और मौज़ेक उसे रोकता है और सेंट्रा में ही रुकने को कहता है क्योंकि वो खुद भी अब यीस्ट की तरह सेंट्रा में ही रहने वाला था। वो गेराल्ड को कहता है कि वो अपनी नियति से भाग नहीं सकता। अब ये बच्चा और गेराल्ड किस्मत से जुड़े हैं और अगर नियति के विरुद्ध जाओगे तो विनाश होगा, जिस पर गेराल्ड कहता है कि वो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता और वहां से चला जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां जलते हुए सिंट्रा को दिखाया जाता है, जहां हम फ्रिंजला को देखते हैं जो निल्फगार्ड को सर्व करती है। यहाँ ये लोग पिंक कलांथे की बॉडी से ब्लड मैजिक के थ्रू सीरी की पोजीशन का पता लगाने में सफल हो जाते हैं और मौज़ेक को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें सीरी के पास पहुंचते हैं जो एक सपना देखती है जहां उसे किसी की चीख सुनाई देती है और उसे वो आदमी भी दिखता है जो निल्फगार्ड का सिपाही है और सीरी का पीछा कर रहा है। सीरी डर कर अपने सपने से जागती है तो वहां उसे डारा ड्रयाड्स के साथ दिखता है। डारा ने ब्रोक्लियन के जंगल का पानी पी लिया था। वो सीरी को भी उस जंगल का पानी ऑफर करता है। सीरी पानी पीती है मगर उस पर इसका कोई असर ही नहीं होता। सीरी के पास जो शक्तियां हैं वो अनोखी हैं जिसका सीरी को भी पता नहीं है। इसके बाद क्वीन एथनी सीरी को कहती है कि तुम्हें शान कयार ने बुलाया है। सीरी एथनी के पीछे जाती है जहां एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसमें से ये जादुई पानी निकलता है। सीरी उस पेड़ के पास जाती है और वो पानी पीती है, जिसके बाद सीरी को एक विजन आता है जहां उसे एक रेगिस्तान में एक पेड़ दिखता है। इस पेड़ का नाम है शानकयार, जो सीरी से पूछता है कि तुम कौन हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।